प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय की गलियारों से एक कहानी। जिंदगी भी बड़ी अजीब है दोस्तों। आप जितना उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो उतना ही आपको उलझाती जाती है, पहेली बनती जाती है। और कभी जब आप शांत होकर थम कर बैठ जाते हैं, तो पास आकर गुदगुदाने लगती है। दरअसल वो गुजरे समय की यादें ही होती हैं जो हमें गुदगुदाती हैं, लेकिन कई बार रुलाती भी हैं। खास तौर से तब जब आप थोड़ा कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो बैठते हैं। मुट्ठी भर खुशी ये रचना हमें यही कहती है कि अपनों के होने को, उनके साथ उनके सानिध्य के महत्व को समय रहते समझ लो, वरना ऐसा ना हो वो अपने कहीं भीड़ में दुनिया में खो जाएं और खुशी के पल जीवन की बजाय मुट्ठी में सिमट कर रह जाएं। अपने फ्लैट की बालकनी में खड़ी तृप्ता निर्विकार भाव से सड़क पर आती जाती भीड़ को देख रही थी। प्रतिदिन दोपहर को जब कमरे की चार दीवारी के बीच विचार मंथन में उसका हृदय घुटन अनुभव करने लगता है, तो वो इसी बालकनी में आकर खड़ी होती है और विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों की भीड़, रंग बिरंगी कारों की दौड़ में वो इतनी खो जाती है कि कुछ क्षण वो स्वयं की दुनिया की दुश्चिंताओं से परे अनुभव करने लगती। किंतु कितनी देर? ठेस लगी हुई मनोभावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क को झकझोरती ही रहती हैं। दोनों बच्चे स्कूल गए हैं और पति ऑफिस। यूं देखने में उसकी गृहस्थी कितनी हरी भरी, उसका जीवन कितना सुखद जान पड़ता है, किंतु तृप्ता मन ही मन में घुटी जा रही है। भारतीय नारी के पीछे खड़ी हुई तस्वीर के फ्रेम में तृप्ता का जीवन पल रहा है, जो पति की बुराइयां जानने के बाद भी उससे विद्रोह नहीं करती। पति की शराब पीने की लत के कारण उसकी गृहस्थी ज्यों ज्यों खोखली होती गई थी, त्यों त्यों वो स्वयं भी भीतर से खोखली होती गई थी। उसे खून की उल्टी होने लगी थी, किंतु उसने किसी को इसकी खबर भी नहीं होने दी थी। खबर करे भी किसे? ऑफिस से देर रात को लौटने वाले पति को सुनने का होश ही कहां रहता है। शराब पीकर धुत पति रोज आकर अपराधी सा अपने बिस्तर में खामोश सो जाता है। देर सुबह अलसाया सा सोकर उठते ही ऑफिस जाने की तैयारी खामोशी से करता रहता है। तृप्ता रसोई में अपने कार्य में व्यस्त रहती। पति और बच्चों के जाने का समय एक हो तो पत्नी की व्यस्तता का अंदाजा सहज ही हो सकता है। दोनों बच्चे छोटे हैं, उनसे भी कहने का कोई लाभ नहीं। फिर किससे कहे? एक दिन वह स्वयं ही दोपहर में डॉक्टर की क्लिनिक चली गई थी और डॉक्टर ने 2-4 दिन के परीक्षण के साथ ही अपना परिणाम घोषित कर दिया था। उसे टीबी हो गई थी। टीबी की बात उसने अपने मन मस्तिष्क में ही बंद कर ली थी। बच्चों की ओर देखकर उसका हृदय चीत्कार कर उठता। शराबी पिता मां के अभाव में बच्चों को कैसे रखेगा? तृप्ता सोचती कि अपना इलाज करा ले, किंतु उसमें पैसे की आवश्यकता होगी जो उसके पास है ही नहीं। पति को शराब के लिए पैसे चाहिए और उसके बाद समाज में प्रतिष्ठा के अनुरूप ढके मुंदे रहने लायक पैसे से भी कम गुजर करने के बाद इलाज के लिए पैसा कहां से निकले? एक एक करके सारे जेवर बिक गए और अब सिवाय पति की महीने की तनख्वाह के उसके पास और कोई सहारा ही नहीं।
अचानक तृप्ता को तेज खांसी का जैसे दौरा सा पड़ गया। वो अपने को संभालने का असफल प्रयास करने लगी, किंतु थोड़ी ही देर में खून की उल्टी हुई। उसे लगा मानो वो बेहोशी में डूबती सी जा रही है। वो किसे पुकारे? कुछ ही क्षणों में स्वयं को संभालने की असफल कोशिश में वो वहीं गिर गई और बेहोश हो गई। शाम को जब बच्चे आए तो बालकनी चीत्कार से भर गई। पड़ोसियों ने आकर सहायता की। बच्चे असहाय दृष्टि से मां को ताकते रहे, रोते रहे। देर रात को रमेश घर लौटा तो घर में विचित्र सन्नाटा सा छाया हुआ था। नशे के बावजूद उसे इस परिवर्तन का आभास हो गया। शंकित हृदय से वो घर में यहां वहां गया, किंतु घर में पूर्ण शांति विराजमान थी। बेडरूम के द्वार पर उसे ठिठक जाना पड़ा। तृप्ता बेसुध सी पड़ी थी और उसके सीने पर सिर टिकाए राहुल और रजनी रोते रोते सो गए थे। आंसुओं की लकीरें उनके गालों पर स्पष्ट थी। वो खड़ा हुआ कुछ पलों तक यूं ही उन्हें देखता रहा, फिर भरे हृदय से बड़बड़ा उठा, तृप्ता, तृप्ता, मैं अपराधी हूं ना? तुम्हारा और इन बच्चों का कोई ख्याल नहीं रखता। क्या करूं, क्या करूं? रोज सुबह अपने शराब पीने पर पछताता हूं और कसम भी खाता हूं, लेकिन ऑफिस से लौटते समय मन नहीं मानता। तृप्ता, मैं क्या करूं? मैं ना शराब छोड़ सकता हूं और ना तुम लोगों को। क्या करूं? ये शराब पहले मैं इसे पीता था और अब लगता है ये मुझे पिए जा रही है। अभी तो जैसे हाथ पैर साथ नहीं दे रहे। मैं सुबह पूछूंगा हुआ क्या है। कहकर वो पल भर रुका, फिर उसने स्वयं को बिस्तर पर गिरा दिया और कुछ बड़बड़ाते हुए सो गया। बच्चों के रुदन ने रमेश की आंख खोल दी। एक जम्हाई भरी अंगड़ाई लेकर उसने अपने शरीर को ठीक किया और उठ खड़ा हुआ। उसे देखते ही बच्चे रोते हुए उसकी टांगों से आ लिपटे। वो सांत्वना स्वरूप उनके सर पर हाथ फेरता रहा और उन्हें चुप कराने लगा। परेशान दृष्टि से उसने तृप्ता को देखा, जो अभी भी निश्चल सी पड़ी थी। तृप्ता के सौम्य मुख पर विद्यमान शांति ने उसे झकझोर कर रख दिया। पुरानी यादें उसके मानस पटल पर उभरने लगी। विवाह के पश्चात 2 वर्ष तक उनका जीवन अच्छा चलता रहा था। तब वो रोज शराब भी नहीं पीता था, किंतु तृप्ता के सहनशील और शांत स्वभाव का शायद उसने गलत लाभ उठाया था। वो रोज ही शराब पीकर आने लगा था। तृप्ता ने उसे शुरू में समझाने की कोशिश की, किंतु फिर उसने पति पर इसे छोड़ दिया और वो पीने की लत में डूबता चला गया। अनायास ही उसके कदम तृप्ता की ओर बढ़ गए। तृप्ता के निकट बैठकर वो उसके बालों में हाथ फेरने लगा और भरे गले से वो पुकार उठा, तृप्ता, तृप्ता, जिस शराब के कारण मैं तुमसे, इन बच्चों से दूर हो गया, जरा भी ख्याल न रख सका, उसे मैं छोड़ दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। तृप्ता, मैं कसम खाता हूं कि मैं शराब बिल्कुल छोड़ दूंगा। आंखें खोलो तृप्ता, तृप्ता, आंखें खोलो। रमेश रो पड़ा। बच्चे विस्फारित नेत्रों से रोते हुए पिता को देखकर सहम गए थे। उसने तृप्ता की पलकों को छूकर पुनः आवाज दी, तृप्ता, तृप्ता, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम वो मन में अनायास ही शंका से प्रेरित हो द्वार की ओर दौड़ गया। कुछ ही समय में वो डॉक्टर को बुलाकर लौटा तो अत्यंत विचलित था। उसकी शंका सच निकली। तृप्ता ने अपने शराबी पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था। रमेश चीख उठा, तृप्ता, मेरा क्या होगा? तृप्ता, इन बच्चों का क्या होगा? ऐसी निष्ठुर ना बनो तृप्ता। नहीं, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती तृप्ता। डॉक्टर ने सहानुभूति पूर्वक उसकी ओर देखा, फिर उसके निकट जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, अब प्लीज पागल मत बनिए, धैर्य रखिए और अब आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना चाहिए, प्लीज। रमेश ने अपने को संभालने का प्रयास किया। चीख सुनकर पड़ोसी भी आ गए थे। वो हृदय पर पत्थर रखकर कार्यों में लग गया।
महीना भर बीत गया। तृप्ता की याद उसके जीवन की हर सांस में बस गई थी। बच्चों को स्कूल भेजकर वो बालकनी में आकर खड़ा हुआ था। नीचे सड़क पर आती जाती भीड़ को देखकर वो सोचने लगा, क्या है इस भीड़ में? सुबह से रात तक ये भीड़ तेजी से इधर से उधर मशीन में लगे हुए कलपुर्जों की भांति चलती रहती है। क्या खोजा करती थी तृप्ता इस भीड़ में? तृप्ता को इस बालकनी में खड़ा रहना कितना अच्छा लगता था। विवाह के पश्चात जब वो पहली बार इस फ्लैट में आई थी, तब वो बोली, जानते हो रमेश, इस फ्लैट का सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है? रमेश ने हंसकर कहा था, जानता हूं, तो बताइए। बेडरूम। धत! तृप्ता शर्मा गई थी। तो रमेश का स्वर सहज था। बालकनी। स्वनिल आंखों से तृप्ता ने उसे देखा। मुझे सड़क पर चलती हुई भीड़ देखना बहुत अच्छा लगता है रमेश। क्यों भला? रमेश के स्वर में आश्चर्य था। ये भीड़ सिर्फ अपनी मंजिल की ओर देखती है। इस भीड़ में हर तरह के मनुष्य होते हैं, अच्छे बुरे, लेकिन कोई किसी को नहीं जानता। रमेश ने उपहास भरे स्वर में कह दिया था, तो फिलासफर महाशय, इन अनजानों की भीड़ को देखते रहकर क्या किसी रिसर्च का इरादा है? किंतु इसका कोई उत्तर तृप्ता ने नहीं दिया था। रमेश के नेत्र सजल हो गए और वो बड़बड़ा उठा, और उन्हीं अनजानों की भीड़ में तुम भी खो गई तृप्ता। काश मैं वक्त रहते संभल जाता, शराब छोड़ देता, तो आज तुम्हें इस अनजानी भीड़ में नहीं खोने देता, कभी नहीं खोने देता। और बालकनी के रेलिंग पर सिर टिकाकर रमेश रो पड़ा। अभी आपने सुनी कहानी मुट्ठी भर खुशी। लेखक थे अशोक प्रियदर्शी, वाचन था राजीव शर्मा का, कंपेयर थी तपस्या, कार्यक्रम सहायक उदय चंद शर्मा और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।